दिल्ली में भले ही हल्की सी सर्दी का आगाज हो गया हो, लेकिन राजनीतिक पारा जबरदस्त गर्म था और एक बम फूटा वसूली का। बम कोट अनकोट इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उसकी वजह से पूरे दिन की राजनीति में काफ़ी बवाल हुआ। सुकेश चंद्रशेखर नाम का एक आरोपी ठग है, कॉनमैन है, जिसने ये आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार में मंत्री जो इस वक्त जेल में है सत्येंद्र जैन, उन्होंने उससे वसूली की प्रोटेक्शन के नाम पे कि जेल में आपको हम प्रोटेक्शन देंगे। जेल ध्यान रखिएगा, दिल्ली की जेलें दिल्ली सरकार के अंतर्गत आती हैं। ये आरोप काफ़ी बड़ा था क्योंकि उनके ऊपर आरोप लगा कि उन्होंने पैसे लिए और बहुत सारे पुलिस वालों ने लिए। डीजी जेल के ऊपर भी आरोप लगा और ये जब चिट्ठी बम फूटा तो फिर चर्चाओं का दौर, आरोप प्रत्यारोप का दौर, और मोरबी से लेकर के दिल्ली तक राजनीतिक सरगर्मियां बहुत बढ़ी। इसी पे आज हम बातचीत करेंगे क्योंकि ये बहुत सीरियस चार्ज है कि एक ठग से ठगी हो रही है। एक वसूली वाले व्यक्ति ने वसूली का आरोप लगाया और उसने अपनी चिट्ठी एलजी तक पहुंचा दी अपने वकील के जरिए, जिस पे शायद आगे कार्रवाई होगी। एक रिपोर्ट देखिए, इस पूरे घटनाक्रम को थोड़ा समझिए, फिर आपको ये भी बताऊंगा कि ये सुकेश चंद्रशेखर है कौन। दिल्ली में दिवाली के बाद आम आदमी पार्टी पर वसूली बम फूट गया है। कई हाई प्रोफाइल लोगों के साथ करोड़ों की ठगी के आरोप में जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर की चिट्ठी ने दिल्ली की राजनीति में भूचाल ला दिया है। सुकेश ने दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना को चिट्ठी लिखकर आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सुकेश ने चिट्ठी में लिखा है कि सत्येंद्र जैन से उसकी मुलाकात 2015 में हुई थी और तब से लेकर अब तक वो आम आदमी पार्टी को 50 करोड़ रुपए दे चुका है। सुकेश के मुताबिक सत्येंद्र जैन ने उसे दक्षिण भारत में आम आदमी पार्टी में अहम पद देने का वायदा किया था। इतना ही नहीं, उसने जेल में सुविधाओं के बदले सत्येंद्र जैन को 10 करोड़ रुपए प्रोटेक्शन मनी भी दी। सुकेश के आरोपों ने बीजेपी को आम आदमी पार्टी पर हमला करने का मौका दे दिया है। बीजेपी आम आदमी पार्टी को वसूली पार्टी बुला रही है। ठग के घर में ठगी हो गई है और इस ठग का नाम है सुकेश चंद्रशेखर, और ठग के घर में ठगी करने वाले महाठग का नाम आम आदमी पार्टी और सत्येंद्र जैन है। दोनों क्राइम सिंडिकेट कर रहे हैं। एक जेल के अंदर क्राइम सिंडिकेट कर रहा है और दूसरा जेल के बाहर क्राइम सिंडिकेट कर रहा है। कि दिल्ली के अंदर सत्येंद्र जैन का ये तीसरा आपराधिक मामला है। तुरंत बर्खास्त होना चाहिए। ऐसे मंत्री को 1 मिनट भी पद पर रहने का अधिकार नहीं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सुकेश के आरोपों को तूल देने के मूड में नहीं है। वो इसे मोरबी हादसे से ध्यान भटकाने की कोशिश बता रहे हैं। सारे टीवी चैनल्स मोरबी का मुद्दा उठाते हैं और आज अचानक टीवी चैनल से मोरबी गायब हो गया और सुकेश चंद्रशेखर के आरोप जो हैं वो आ जाते हैं। तो लगता नहीं कि मोरबी से ध्यान भटकाने के लिए ये एक कंप्लीटली फिक्टिशियस, कंप्लीटली फर्जी स्टोरी एक प्लांट की गई है और सारे चैनल अब बस सुकेश चंद्रशेखर और सत्येंद्र जैन की बात कर रहे हैं। सुकेश की तरफ से उनके वकील ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर करके इस मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। This letter is basically an exposing the extortion racket prevailing inside the jail campus. And in connivance with the topmost senior jail officers as well as the other political persons also. वसूली के आरोपों के बीच अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में योगशालाएं बंद करने का भी मुद्दा उठा दिया है। दिल्ली में उपराज्यपाल से अनुमति नहीं मिलने के कारण अगले आदेश तक योगशाला कार्यक्रम बंद कर दिया गया है। केजरीवाल ने कहा है कि वो किसी भी हाल में योगशालाएं बंद नहीं होने देंगे। सत्ता के नशे में, अहंकार के नशे में इन लोगों ने केवल पेटी पॉलिटिक्स के चलते इन्होंने इसको बंद कर दिया। मेरी सभी टीचर्स से अपील है कि आप योगा क्लासेस में कल से जाइए, आप योगा क्लासेस लीजिए। मुझे अगर घर घर जाके भीख भी मांगनी पड़ेगी कटोरा लेके, मैं खुद जाके भीख मांगूंगा लोगों से और आपकी पेमेंट करूंगा। दिल्ली में केजरीवाल सरकार और उपराज्यपाल के बीच खींचतान कोई नई बात नहीं है। दिल्ली सरकार की कई फाइलें उपराज्यपाल के पास अटकी हैं। प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ कैंपेन को भी उपराज्यपाल से मंजूरी नहीं मिली है। क्या ये केंद्र बनाम आप सरकार के बीच टकराव है? सवाल ये भी है कि सुकेश चंद्रशेखर के वसूली के आरोपों में कितना दम है। क्या गुजरात चुनाव की लड़ाई दिल्ली तक आ गई है?
केजरीवाल सरकार के मंत्रियों पर एक के बाद एक भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। सत्येंद्र जैन पहले से जेल में है। मनीष सिसोदिया पर सीबीआई की नजर है। ये केजरीवाल की साख पर सवाल खड़े करता है या वो इसको अपने फायदे में मोड़ लेंगे। परिचय आपका करा दूं, हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं, हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता घनेंद्र भारद्वाज, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता अनुजा कपूर जी, कांग्रेस के प्रवक्ता हरिशंकर गुप्ता जी और राजनीतिक विश्लेषक संजीव कौशिक और राजनीतिक विश्लेषक शिवम त्यागी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कई सारे सवाल आपने इस रिपोर्ट में देखे होंगे जो काफ़ी बवाल हुए इसमें और काफ़ी गर्मा गर्म आरोप प्रत्यारोप का दौर चला। सुकेश चंद्रशेखर का जिक्र इसलिए आ रहा है क्योंकि उसकी एक चिट्ठी है जिसमें ये सारे आरोप लगाए गए। सुकेश चंद्रशेखर एक ठग के रूप में उसको आरोपित है, जेल में बंद है। 2022 में तिहाड़ में था और उसके बाद वो मंडावली जेल में किया गया। उसने ये आरोप लगाए हैं और उसकी चिट्ठी एलजी के पास गई है जिसको उसके वकील ने पहुंचाई और ये 1 महीने पहले की बात है। 7 अक्टूबर को वो चिट्ठी लिखी गई थी, 8 अक्टूबर को वो एलजी को डिलीवर की गई। उसके बाद ये अब अखबार में छपी और उसके बाद आज ये बवाल हुआ है। अनुजा जी, मुझे एक चीज़ बताइए, जो केजरीवाल जी आरोप लगा रहे हैं कि ये सिर्फ मोरबी से ध्यान भटकाने की वजह से ये बम फोड़ा गया है या ये जो वसूली के आरोप ये सब लगाए गए हैं। 1 महीने पुरानी चिट्ठी आज अचानक से बाहर आई, तो ये क्या उनका आरोप सही है? देखिए, अब ये तो किसी से छुपा नहीं है कि सत्येंद्र जैन जो अब इस वक्त तिहाड़ जेल में ही हैं, वो किस कांड की वजह से हैं। देखिए, ये बात एक जानी पहचानी, ही इज अ हिस्ट्री शीटर। सो व्हेन वी टॉक अबाउट कि वो एक हिस्ट्री शीटर है, तभी तो वो जेल में है। और अगर सुकेश इस बात पर बात कह रहा है और इस बात को फरमा रहा है कि 50 करोड़ मुझसे लिए हैं और 10 करोड़ बाद में लिए हैं, तो झूठ नहीं बोल रहे होंगे, क्योंकि सत्येंद्र जैन जी ने ये बात यहाँ पर पुख्ता करके गए कि वो इस तरीके के हादसों में, जहां पर इस तरीके के स्कैम्स हैं, उसके अंदर लिप्त हैं और कोर्ट उसको उनको बेल नहीं दे रही। तो वो ये भी नहीं कह सकते कि भाजपा का इसमें कई रोल है, सीबीआई का रोल है, ईडी का रोल है, कोर्ट बेल नहीं दे रही। तो ये बात तो साफ है कि सत्येंद्र जैन जी ऑलरेडी, उनकी पर्सनालिटी ही यही है कि वो हवाला करते हैं, पैसा लेते हैं, करप्शन करते हैं, एक्सटॉर्शन करते हैं, और ये कोई नई बात नहीं है उनके लिए। तो अगर अंदर में दोनों भाई मिले, 2015 में 2 भाई मिले अंदर, अब दोनों की साठगांठ हुई, वो 2 भाइयों ने मेल मिलाप में, प्यार में 50 करोड़ रुपए दिए। उसके बाद उनके फिर मेल मिलाप हुआ जिसके अंदर कहा कि आपको राज्यसभा की सीट मिल जाएगी। तो फिर अब आप समझ रहे हैं कि उसके अंदर 10 करोड़ उनके प्रोटेक्शन के लिए और बेसिक नीड्स के लिए। आप समझ सकते हैं ना बेसिक नीड्स कौन सी हैं? वो बेसिक नीड्स वही हैं कि जो इस वक्त सत्येंद्र जैन जी ले रहे हैं। आपके सबके सामने वो वीडियो भी वायरल हुआ है, तो और आपने भी चलाया है, तो वो देखिए कि सत्येंद्र जैन जी क्या कर रहे हैं, क्योंकि वो जेल मंत्री हैं, अब्यूज ऑफ पावर है, अब्यूज ऑफ द पोजीशन है, और वो अभी तक अरविंद केजरीवाल जी की कैबिनेट के मिनिस्टर हैं। तो क्या ये सही है? जब दिल्ली हाई कोर्ट ने भी उनसे ये सवाल पूछे थे अरविंद केजरीवाल जी से कि क्या सत्येंद्र जैन जी को अभी तक कोर्ट में जब ये बात हुई, क्या उनको अभी तक कैबिनेट मिनिस्टर रहना चाहिए, जेल मंत्री रहना चाहिए? तो जिनका हवाला में इतना बड़ा हाथ हो, जिनके ऊपर ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन चल रही हो, वो इस तरीके से स्ट्रोलिंग करते हुए, बताते हुए, इंस्ट्रक्शंस देते हुए वीडियो में नजर आ रहे हैं। और तिहाड़ जेल किसके अंडर आता है? तिहाड़ जेल अंडर आता है अनुजा जी, गवर्नमेंट के। एक महाठग जिसने सैकड़ों करोड़ का घोटाला किया और ठगी की, लोगों को डरा धमका के पैसे वसूले, जिस आरोप में वो जेल में बंद है, आप उस निष्कर्ष में पहुंच रहे हैं कि उसकी बात सही है, इसलिए हमें मान लेना चाहिए। किसकी बात सही? सुकेश चंद्रशेखर की। देखिए, सुकेश चंद्र जी इन्हीं के भाई होंगे, अब हमें क्या मालूम। 2015 में दोनों मिल रहे थे। सही कहा होगा। नहीं, दोनों 2015 के अंदर दोनों भाई मिल रहे हैं। अब सत्येंद्र जैन जी की पर्सनालिटी तो यही बता रही है। देखिए, बाहर वो कोई ईमानदार मिनिस्टर तो है नहीं, अंदर तो जेल में ही है ना, और जेल में डाला किसने? कोर्ट ने।
तो कोर्ट से पूछे ही है कि भाई कोर्ट के पास इन्वेस्टिगेशन थी ना, उनके पास पूरे सबूत थे ना, जो कोर्ट उनको बेल नहीं दे रही। तो ये बहुत बड़ी बात है कि दोनों का मिलाप हुआ। अब इन दोनों के बीच में क्या मिसअंडरस्टैंडिंग है वो तो ये दोनों जाने। एक चीज मुझे और बताइए, सामने 7 अक्टूबर को ये चिट्ठी लिखी गई, 8 अक्टूबर को एलजी साहब के पास गई, तब ये बात आप लोगों को भी पता चली होगी ना, एलजी साहब के पास इतनी महत्वपूर्ण चिट्ठी गई आरोप की। देखिए, जो आपके सामने बात निकल कर आई है वो सच्चाई है, और इसका जो अब आप देख ही सकते हैं कि आम आदमी पार्टी इस वक्त भाग रही थी पीसी करने पर, 1 पीसी, 2 पीसी, 3 पीसी, 4 पीसी। सच्चाई है तभी तो पीसी कर करके बता रहे हैं। और सत्येंद्र जैन जी को अभी तक बर्खास्त क्यों नहीं कर रहे, इसके पीछे भी सच्चाई यही होगी कि इनके घर वालों ने इनको कहीं ना कहीं धमकाया हुआ होगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी तो किंग पिन है और उनका ध्यान मनीष सिसोदिया जी में भी है और सत्येंद्र जैन जी में भी है। ये क्यों इन सब का अपना तरफ से हमेशा से कहते हैं कट्टर ईमानदार, और कहा अमन अब्दुल्ला के लिए भी ये खड़े रहे। तो कुछ तो दाल में काला हमेशा से रहा है, तभी तो इनके पास कोई डिपार्टमेंट नहीं है अरविंद केजरीवाल जी के पास। ये तो आप इनसे पूछिए ना, या इन्हीं के आम आदमी के पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं कि ये बात को कहाँ घुमा रहे हैं और किसके साथ लिंक कर रहे हैं। ये तो इनको प्रॉब्लम है ना। हम तो बता रहे हैं, हम तो इन्वेस्टिगेशन सामने आई है। आप सुकेश जी से पूछिए, सत्येंद्र जैन जी से पूछिए, दोनों भाई हैं, दोनों मिलाप में उनका, दोनों प्यार संबंध में एक दूसरे को हेरा फेरी में हेल्प कर रहे हैं। जी अनुजा जी रुकिए, हेरा फेरी, और एक बाहर कर रहे थे गणेंद्र भारद्वाज जी उनके पास, अब एक और रह गए हैं बाहर। अब वक्त आएगा तो वो भी देखेंगे कि क्या चीज आती है सब में। गणेंद्र भारद्वाज जी, बहुत सीरियस चार्ज, जब मैं आप सवाल पूछ लूं फिर आपको जवाब देना, बहुत ही सीरियस चार्ज लगाया गया है और इस चिट्ठी को उसने लिखा, उसका उस वकील ने उनको एलजी साहब को दे दिया। आरोप कि आप रकम सेंसिटिविटी में इतना ज़बरदस्त माहौल दिख रहा है कि 83 पुलिसकर्मी और हैं जेलों के जिनके ऊपर भी पैसे लेने का, इवन डीजी जेल गोयल साहब वो भी इस आरोपित हैं कि उनको भी 1.5 करोड़ रुपए महीने दिए जाते थे, 12.5 करोड़ रुपए उन्होंने लिए हैं। और रैंक एंड फाइल और प्राइस के हिसाब से वो लिस्ट है पूरी कि उन 83 पुलिसकर्मियों को जो जेल में थे उनको पैसे दिए जाते थे, जो सुविधाएं मुहैया कराते थे। ये सब है ना, गंभीर आरोप है कि नहीं है ये? नीरज जी, मैंने अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को सुना, उन्होंने बहुत सारे आरोप लगाए और मैं आपसे सिर्फ मेरी रिक्वेस्ट है कि मुझे विदाउट इंटरव्यू मेरे को अपनी बात कहने दीजिए। सर हमारे यहाँ यही होता है, आप जब आप बोलेंगे तो बीच में कोई नहीं बोलेगा, आप चिंता ना करें, बोलिए। हाँ, देखिए भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक दिवालियापन किस कदर तक आ चुका है कि एक अपराधी, एक महाठग, जो नटवर लाल के बाद सबसे बड़ा ठग अगर कोई देश का कहलाया तो उसका नाम सुकेश चंद्रशेखर है। आज सुकेश चंद्रशेखर के कंधे पे बंदूक रखकर भारतीय जनता पार्टी को राजनीति करनी पड़ रही, कितने शर्म की बात है। उस सुकेश चंद्रशेखर को, जिस सुकेश चंद्रशेखर ने फोर्टिस अस्पताल के मालिक को बाकायदा एक्सटॉर्शन कॉल करी, उससे 50 करोड़ रुपए ठगे, और क्या कह के ठगे कि मेरी पहुंच प्रधानमंत्री कार्यालय तक है, मैं अमित शाह के ऑफिस तक मेरी अप्रोच है, वहां तक मेरी पहुंच है, और कह के 50 करोड़ रुपए ठगे। क्या अमित शाह ने इस्तीफा दे दिया? क्या प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया? आज भारतीय जनता पार्टी को अपनी साख बचाने के लिए मोरबी में 150 लोगों की हत्या हो गई, 150 लोगों की दुर्घटना में जान नहीं गई, 150 लोगों की हत्या गई है, क्योंकि पूरी की पूरी सरकार और पूरे का पूरा प्रशासन उसमें लिप्त था। उन 150 लोगों की हत्याओं से गुजरात का ध्यान भटके, देश का ध्यान भटके, आज एक महाठग का सहारा भारतीय जनता पार्टी को लेना पड़ रहा है। ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से राजनीतिक दिवालियापन पे उतर गई है, और भारतीय जनता पार्टी का गुजरात और देश में लोगों को जवाब देने के लिए कि 150 लोगों की हत्या हुई है, इससे पहले 150 लोग जहरीली शराब पीने से मर गए। आज भारतीय जनता पार्टी का जो गुजरात मॉडल है वो देश के सामने एक्सपोज हो चुका है। प्रधानमंत्री के पास इतनी संवेदना नहीं थी, प्रधानमंत्री ने। घनेन्द्र जी इस आरोप पे थोड़ा बताइए ना, आप गुजरात चले गए, मैंने तो इसलिए कहा था कि थोड़ा प्रश्न पे रहिए, पहले इसको क्लियर करिए ना। नीरज मैं एक जानकारी, नीरज मैं वही तो कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से अरविंद केजरीवाल से डरी, किस तरीके से घबराई हुई है कि आज भारतीय जनता पार्टी को अपनी राजनीति बचाने के लिए एक महाठग का सहारा लेना पड़ा। सुकेश चंद्रशेखर जो नटवर लाल के बाद सबसे बड़ा ठग है इस देश का, उस सुकेश चंद्रशेखर के कंधे पे बंदूक रख के चलानी पड़ रही है। इससे आप समझ सकते हो कि भारतीय जनता पार्टी का कितना बुरा हाल है। और मोरबी की घटना से
घनेन जी। मोरबी की घटना से आज अरविंद जी ने भी कहा, मोरबी की घटना से ध्यान भटकाने के लिए सुकेश घनेन जी सवाल तो सुन लीजिए, सवाल तो सुन लीजिए। सुन रहा हूँ नीरज, बताओ ना। अगर उस देखिए, एक बात ये कहना कि मैं घनेन जी को जानता हूं, और दूसरी बात ये कि घनेन जी को मैंने इतने पैसे दिए और मैं चिट्ठी लिख के बाकायदा पुलिस को दे रहा हूं, इसमें फर्क होता है। जो उसने आरोप लगाए हैं, मैं उस पर आपसे जानना चाहता हूं कि बात डाइवर्ट हो रही है, दिल्ली गुजरात की लड़ाई दिल्ली में हो रही है, वो तो सब हम लोग बहुत दिन से देख ही रहे हैं कि आप लोग आपस में चुनावी माहौल बनाए हुए हैं, लेकिन ये जो आरोप है बहुत सीरियस चार्ज है। अच्छा, एक सवाल मेरे को है, वो जानकारी चाहिए मुझे आपसे। क्या जब मंडावली जेल से शिफ्ट हुआ था तो दिल्ली सरकार ने ये एफिडेविट दिया था कि उन 83 पुलिस कर्मियों को ये पैसे दिए जाते थे रैंक एंड फाइल के हिसाब से? ये आप लोगों ने एफिडेविट दिया था, हाँ या ना? मेरे को इन्फॉर्मेशन चाहिए आपसे। मैं नीरज जी 2 चीजें बताता हूँ। सुकेश चंद्रशेखर आज से नहीं, पिछले 7 साल से दिल्ली की जेल में बंद है। सुकेश चंद्रशेखर ने 7 साल हो गए, 365 दिन होते एक साल में, लेकिन चिट्ठी कब लिखी? 8 अक्टूबर को, आप खुद बता रहे हो। आज चिट्ठी कब पब्लिश हुई मीडिया? अगर मोरबी से ध्यान बटाना होता, आप ये देखो, नहीं मोरबी से ध्यान बटाना होता तो 7 तारीख को 8 तारीख को आ जाती ना फिर चिट्ठी। ना वो चिट्ठी लिखवाई गई थी क्योंकि गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की जमीन ली है। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी से चुनाव हारी है। गुजरात के ठीक चुनाव से पहले इसको पब्लिश करना था, लेकिन आज मोरबी की जब घटना हुई, जब प्रधानमंत्री के पास कोई जवाब नहीं है, पूरी भारतीय जनता पार्टी ये जवाब नहीं दे पा रही घड़ी बनाने वाली कंपनी को कैसे इन्होंने पुल की मरम्मत का काम दिया। जो 9 महीने में पुल खोलना था, 5 महीने में किसके कहने पर गांधीनगर से किसका फोन है, पुल को खोला गया। भारतीय जनता पार्टी को कंपनी ने चंदा दिया, FIR में कंपनी के मालिक का नाम है। घनेन जी, आपने उसका जवाब नहीं दिया। घनेन जी, मैनेजर को, घनेन जी, भारतीय जनता पार्टी के पास। अरे घनेन जी, सवाल सुन लीजिए। उस सवाल का जवाब आपने नहीं दिया जो मैंने पूछा था कि क्या ये ऐसा कोई एफिडेविट दिया गया जिसमें ये कहा गया था कि हाँ ये पुलिस वालों को पैसे दिए जाते थे? ऐसा कुछ दिया गया था क्या? मैं इन्फॉर्मेशन पूछ रहा हूँ आपसे। नीरज जी, मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि दिल्ली सरकार ने लगातार जेल प्रशासन को, जब जब सुकेश चंद्रशेखर के बारे में मीडिया रिपोर्ट थी, बार बार दिल्ली सरकार ने जेल प्रशासन को हिदायत दी। जेल प्रशासन को समय समय पर उसकी जेल बदली गई, और दिल्ली सरकार ने जो जो जिम्मेदार अधिकारी थे, जिन जिन का नाम आया मीडिया रिपोर्ट में, उनकी इंक्वायरी कराई, उनको सस्पेंड करा। और मैं फिर वही कह रहा हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी का दिवालियापन, इससे बड़ा दिवालियापन नहीं हो सकता कि आज भारतीय जनता पार्टी को अपनी राजनीति बचाने के लिए सुकेश चंद्रशेखर का राजनीतिक रूप से उसको राजनीतिक हथियार बना के नहीं, वो जो जांच, अरे एक मिनट सुनिए ना सर, जेल प्रशासन ने जो जिन अधिकारियों को आप कह रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की, वो कार्रवाई इसी आधार पर हुई थी ना कि उनको पैसे लेन देन होता था। ये आरोप जो था, ये एफिडेविट था, ये क्या? नहीं, मैं वही कह रहा हूं कि जैसे ही दिल्ली सरकार को शिकायत मिली, दिल्ली सरकार ने ऐसा होता था। वो 83 पुलिसकर्मियों, नहीं बात चुकी, देखिए सर घनेन जी, जेल अधिकारी उसमें लिखते, उन सबको टर्मिनेट किया गया, उन सबको नौकरी से निकाला गया। और मैं फिर आपको कह रहा हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी ने सुकेश चंद्रशेखर से चिट्ठी लिखवाई, अमित शाह ने दबाव देकर चिट्ठी लिखवाई। जी सर, ठीक है। ये सवाल देखिए सर, एमएसए ने चिट्ठी जो उसको स्क्रिप्ट लिख के दी, वो चिट्ठी लिखवाई गई है क्योंकि गुजरात की हार के डर से लोग घबराए। गुजरात हार गए आम आदमी पार्टी से, इसलिए एक अपराधी का सहारा लेना पड़ रहा है। घनेन जी सुनिए ना सर, आप तो मतलब एक ही बात को 5 बार आप बोल रहे हैं। सर हम लोगों ने सुन लिया, मैं आपकी उस बात को अनइंटरप्टेड सुन रहा हूं कि वहां से शिफ्ट करने के लिए किया, लेकिन जो मैंने दूसरा सवाल पूछा था वो महत्वपूर्ण है, जिसको आप कह रहे हैं कि हाँ उसके खिलाफ कार्रवाई की गई थी। वो 83 पुलिसकर्मी जिसमें डीजीपी इन्वॉल्व थे। और ये बात मैंने इसलिए पूछी क्योंकि जो AK सिंह वकील है सुकेश के, ये बात उन्होंने कही कि वो तो बाकायदा एफिडेविट के वो पुलिसकर्मियों को पैसे देता था। तो ये एक प्राइमा फेसाई सर्कमस्टेंशियल केस बनता है कि आप दूसरी चीजों को उसी नजर से देखें। अनुजा जी, आप कोई जवाब देना चाहते हैं तो दीजिए, फिर उसके बाद मैं दूसरे मेहमान के पास जाऊंगा। अच्छा, 1 मिनट अनुजा जी, 10 सेकंड और ले लीजिए। अनुजा जी प्लीज, आपको पूरा समय मिलेगा, इनको 10 सेकंड और लेने दीजिए, पूरा टाइम आपके पास, 10 सेकंड और। हाँ बोलिए, 10 सेकंड बोलिए। फोर्टिस के मालिक से 50 करोड़ रुपए, वो मालूम है 200 करोड़ सर, वो 200 करोड़ की खबर है, 200 करोड़ की। चंद्रशेखर ने, और ये क्या कहा था उसको फोन करके, जो उन्होंने अपनी FIR में कंप्लेंट में लिखवाया है
कि मेरा प्रभाव प्रधानमंत्री। अरे सर घनेन्द्र जी ये बात आप बता चुके हैं। नीरज जी आप इन्हें कहिए तो मैं जी बीच में आऊं। घनेन्द्र जी सबसे बड़ी बात यह है कि ये इसको मानते हैं। घनेन्द्र जी सुनिए ना मेरी बात। अनुजा जी आप भी सुनिए एक मिनट। देखिए वो महाठग है, ऐसा आरोप उसके ऊपर, इससे कोई डिसएग्री नहीं है, कोई सेकंड थॉट नहीं। वो महाठग है, वो महाठग ही एक आरोप लगा रहा है। जी अनुजा जी आप बोले। जी मैं ये कहना, आप घनेन्द्र जी अब आप सुनिए प्लीज, अब आप सुनिए, हरिश्चंद्र कोई नहीं है। अब आप सुनिए, आप सुनिए। हाँ नीरज जी मैं ये कहना चाहती हूँ, ये आम आदमी के प्रवक्ता ने बात मानी कि भारद्वाज जी प्लीज सुनिए। देखिए आपके समय में वो नहीं बोल रही थी तो उनको बोलने दीजिए। हम तो अड्डा में सबको मौका देते हैं अपनी अपनी बात रखिए। सुकेश जी हाँ जी नीरज जी कि सुकेश के उस एफिडेविट पर ही कितने लोग जो हैं पुलिसकर्मी उनको सजा हुई, तो ये मानते हैं। तो इसका मतलब ये इस बात को मानते हैं कि सुकेश जो कहता है वो सही है। इसका मतलब उसी के ऊपर ही काम हुआ। तो इसका मतलब सेकंड चीज, सुकेश जो है वो अगर ये बात कह रहा है, इन्हीं के जो भाई हैं सुकेश, वो अगर ये मान रहे हैं और ये बोल रहे हैं दोबारा से कि सत्येंद्र जैन ने मेरे से पैसे लिए हैं, तो क्या वो सही है? ये 100% सही है कहीं ना कहीं, क्योंकि ये सब चीजें तालमेल बैठता है और ये तालमेल इन्हीं के बनाई हुई चीजें हैं। इन्हीं के पुलिस वाले पैसे खाते आए, इन्हीं के पुलिस वालों ने इस चीज को अलाउ किया। जब वो सत्येंद्र जैन से उनकी बीवी को मिला सकते हैं, उनके सेल में जाकर को अक्यूज मिल सकते हैं, उनको घर का खाना आ सकता है, तो आप बताइए मुझे कि ये पॉसिबल कैसे नहीं है कि ये धमकाएं, अपना अब्यूज ऑफ पावर, अब्यूज ऑफ अपनी जो चेयर है उसको कर रहे हैं। ये इनके पास पूरी हिदायत है तो ये कर पा रहे हैं ना। ये गलत कहाँ है? क्योंकि वही सुकेश है, वही एक्सटॉर्शन चल रहा है और वहीं पर अब सत्येंद्र जैन आ रहे हैं। 2015 में भी मिल रहे हैं, 17 में भी मिल रहे हैं और उन्हीं के कहने पर, सुकेश के कहने पर रोहिणी के अंदर केस भी दर्ज है। तो ये कैसे पॉसिबल है कि वही सुकेश अचानक से, इसको ये जानते नहीं, सुकेश को ये अब ये पहचानते नहीं, सुकेश अब ये पूछ रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी पीसी करके वो जी अनुजा जी सुकेश कौन है? तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और सत्येंद्र जैन कल को, मुझे तो ये डर है कि कल को अरविंद केजरीवाल जी, क्योंकि सत्येंद्र जैन जी की तो याददाश्त होती रहती है, तो अब अरविंद केजरीवाल जी को भी ये प्रॉब्लम आ गई इस याददाश्त खोने की अचानक से। जी अनुजा जी रुकिए, अब रुकिए। अब अभी 3 लोग और हैं, 15-18 मिनट आप लोगों के साथ हमने चर्चा की। हरिशंकर गुप्ता जी, ये एक महाठग कॉनमैन इतने सालों से जेल में बंद है और वहां से बंद रहते हुए भी ठगी कर रहा है। हीरोइन केवल उससे मिलने जाती है, खाना खाता है, फैसिलिटीज लेता है, ये सब हो रहा था। अब उसने एक बहुत गंभीर आरोप लगाया है और वो लगाया है सत्येंद्र जैन और आम आदमी पार्टी के ऊपर कि उसने आम आदमी पार्टी को 50 करोड़ रुपए दिए और जैन साहब को भी दिए और बहुत सारे पुलिस वालों को दिए हैं। ये उसने बाकायदा चिट्ठी लिखी है। आपको लगता है कि ये आरोप में कोई दम है या फिर सिर्फ ये एक, जैसा कि घनेन्द्र जी आरोप लगा रहे हैं कि ये चुनावी स्टंट है जो मोरबी से मोड़ के दिल्ली लाया गया है? देखिए नीरज जी, मैं बिल्कुल साफ कहना चाहता हूं, इससे पहले कि मैं आपकी बात का कैटेगोरिकल जवाब, पहले कैटेगोरिकल दे दीजिए फिर आप उसका इंटरप्रिटेशन करिए सर। नहीं 1 सेकंड ले लीजिए, मैं भूमिका बता। बोलिए बनाइए। दुख इस बात का है कि आज पूरा देश और दिल्ली विशेष रूप से ठगों में फंस गई है। अब सवाल यह है कि केजरीवाल से बड़ा महाठग तो कोई हो नहीं सकता। वो इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब ये राजनीति के अंदर आए थे, रामलीला मैदान में अंदर अन्ना आंदोलन चला रहे थे, उसके बाद जब इन्होंने कहा कि मैं राजनीति से मेरा कोई मतलब नहीं है, फिर बाकी जितने भी लोग साथ थे सबको धक्का मारा, लात मारी, सबको बाहर किया और राजनीति में आ गए। और शीला दीक्षित जी के खिलाफ में 500-600 पेज का दस्तावेज, खाली कागज इकट्ठे करके मंचों पर दिखाया करते थे कि इतना बड़ा घपला शीला दीक्षित ने किया है। और नीरज भाई 8 साल हो गए, आज तक एक चीज प्रूव नहीं कर पाए। तो आप बताइए सुकेश में और केजरीवाल में क्या फर्क है? अब आप सुकेश पे आ जाइए। आज सुकेश के साथ में भाजपा का, मैं कई चैनल पे सुन रहा हूं सुबह से, इतना प्यार कैसे उमड़ पड़ा। ये कहावत बड़ी मशहूर हो गई है इनके साथ में, भाजपा से जुड़ी हुई है कि जिसके सिर पे हाथ रख देते हैं वो गंगा नहा जाता है। तो क्या सुकेश के सिर पे भी हाथ रख देंगे और वो सारे अपराधों से, दोषों से जो अब तक उसने घपले, तो आप कह रहे हैं ये चिट्ठी बीजेपी ने लिखवाई है? मैं नहीं कह रहा हूं। हाँ, फिर कैसे हाथ रखा? मैं इशारा कर रहा हूं। नहीं खुल के बोलिए सर, आवाज अड्डा में मैं इशारा कर रहा हूं।
मैं नाम ले दिया भाजपा का। हाँ। मैं इशारा कर रहा हूं। आप कह रहे हैं ये चिट्ठी बीजेपी ने लिखवाई। ठीक, ये आगे देखिए, बढ़िए। ये पूरी, अब मुझे बोलने दीजिए, मेरे को समय उतना दीजिए जितना आपने इनको दिया। हाँ, नहीं बोलिए बोलिए सर, बोलिए। पूरे देश के अंदर इस बात की पूरी तरीके से मान्यता है और हर आदमी इस चीज को मानता है कि जो जिस पार्टी में था वहां तो चोर था वो, और उनकी पार्टी में चला गया वहां वो दूध का दुला हुआ हो गया, सारे अपराध सारे दोष मुक्त हो गए। तो भाजपा का बड़ी बेशर्मी से सुकेश के बारे में यह कहना कि जी कुछ तो बात है, कुछ तो सच है जो वो कह रहे हैं, बड़ी शर्म की बात है। एक कॉनमैन तो कॉनमैन है, एक महाठग ठग तो ठग है, वो तो आपके साथ भी ठगी करेगा, उसके साथ भी ठगी करेगा, तो इसमें उसके पक्ष लेने की तो कोई आवश्यकता नहीं है। अब उसने अगर सत्येंद्र जैन के बारे में कुछ कहा है या चिट्ठी लिखी है तो मैं उस पर विश्वास नहीं करता हूं। मैं उस पर विश्वास इसलिए नहीं करता हूं, उसकी बात का क्या विश्वास है। और बड़ी अजीब बात है कि ये लोग मान रहे हैं भाजपा वाले के साथ उसके अंदर बात हो सकती है। अब सत्येंद्र जैन तो के ऊपर तो इतने इल्जाम पहले से ही लगे हुए हैं, इतने घपले के, इतने घोटाले के इल्जाम लगे हुए हैं, इसके कहने से कोई कम नहीं हो जाएंगे, कुछ ज्यादा नहीं हो जाएंगे। सत्येंद्र जैन के ऊपर तो वैसे ही जितने इल्जाम लगे हुए हैं, तो क्या भाजपा का उनसे पेट नहीं भरा भाई? उसकी जांच तो पूरी, मतलब बेसिक पॉइंट आपका ये है गुप्ता जी कि चूंकि वो स्वयं एक आरोपी है इसलिए उसकी कही हुई बात का कोई मतलब नहीं है। ठीक है सर, यही कह रहे हैं आप? मेरा जी, मुझे तो यहाँ पे दाल में कुछ काला लग रहा है। ये कांग्रेस वाले ये खुद सुकेश के साथ कैसे, आई डोंट नो व्हाट्स द कनेक्ट। अब आप बचपना मत कीजिए सर, आपका क्या कनेक्ट है? आपका क्या कनेक्ट है सर सुकेश से? 30 साल आप लोग की गवर्नमेंट रही थी, तिहाड़ जेल आपके अंदर भी रहा, तो सर आपने तिहाड़ जेल को संभाल ना पाए। अब आपके भाई साहब आ गए आम आदमी पार्टी, अब उसकी तिहाड़ जेल है। सर आप लोग क्या कर रहे हैं? करप्शन आपके टाइम पर भी था, करप्शन इनके टाइम पर भी है। आज सुकेश आपको बड़ा प्यारा लगने लग गया सर। क्या सुकेश में को आप अपने कांग्रेस में ज्वाइन करवा रहे हैं क्या? नहीं, ना बता दीजिए नेशनल टीवी पर। सुकेश आपका है क्या कि आम आदमी पार्टी का है कि दोनों का है? किसका है सर सुकेश? सुकेश किसका है सर? मुझे तो आपकी बातों से दाल में काला नजर आ रहा है सर। मोदी जी को दिया मान जाएंगी, वो कल को ये कहेगा 100 करोड़ रुपए मोदी जी को दिया मान जाएंगी। तिहाड़ जेल सर आप संभाल नहीं पाए। जी। आपके वहां से करप्शन से ये चीज चली आ रही है, आज आम आदमी पार्टी कर रही है। पुलिस का महकमा आपके पास है, पुलिस का महकमा सत्येंद्र जैन को भी आप पसंद करते हैं। जी, रुकिए अनुजा जी और गुप्ता जी प्लीज रुकिए, अभी 2 मेहमान और हैं, उनके पास भी चलते हैं ना। पुलिस का महकमा आपके पास है, नीरज जी को बता दीजिए। नहीं अरे सर वो बहुत बड़ा, दिल्ली बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है सर, बहुत। दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर आती है। जी सर रुकिए, अनुजा जी आप भी रुकिए। दिल्ली बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत हम लोग होमवर्क करनी पड़ती है कि जेल किसके अंडर में, पुलिस किसके अंडर। सर जेल दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर ही आता है। अरे मुझे पता है, मैंने इसलिए कहा कि बहुत होमवर्क करके बैठना पड़ता है, क्योंकि दिल्ली का बड़ा कॉम्प्लेक्स मैटर है कि कौन सी चीज किसके अंडर में आती है, पहले जान लेना चाहिए, वरना पता गणेश जी मेरे ऊपर चढ़ जाएंगे, यार तुमको पता ही नहीं यार जेल किसके अंडर में आती है। गणेश जी एक मिनट रुकिए ना, 2 मेहमान और भाई उनके पास भी चलता हूं, फिर आता हूं। संजीव जी, क्या ये चुनावी दंगल है जो दिल्ली में लड़ रहा है? गणेश जी एक मिनट रुकिए ना, फिर संजीव से बात कर लें। या फिर इस तरीके के आरोप ये कह के खारिज कर देने चाहिए कि वो चूंकि स्वयं एक कॉनमैन है, आरोपी है, ठग है, इसलिए उसकी बात का कोई मतलब नहीं होगा, जैसा कि गुप्ता जी कह रहे हैं। कानून की नज़र में जब तक कोई आदमी आरोपित नहीं हो जाता उसको ठग मान नहीं सकते। हम लोग कह रहे हैं ठग, ये भी गलत है। वो कैसे ठग है भाई, उसको तय हो गया क्या? कहीं पे नहीं तय हुआ, लेकिन खैर उसको छोड़ते हैं, ठग मान के चलते हैं कि उसने किया हुआ ठगी। क्या उसकी इन आरोपों को खारिज कर देना चाहिए सिर्फ इसलिए क्योंकि यहाँ पे एक राजनीतिक स्टंट चल रहा है, उसमें योगशाला वाला भी मामला, ऑन एंड ऑफ वाला भी मामला है, तो ये इसलिए ये हो रहा है क्योंकि चुनाव है? नीरज जी, राजनीति में टाइमिंग बड़ा मायने रखता है, और जिस टाइमिंग को देख करके भारतीय जनता पार्टी ने ये तुरुप का चाल फेंका है, निश्चित तौर पे लोगों के जहन में सवाल उठना स्वाभाविक है। आज शायद सुकेश रंजन नहीं होता तो कोई और चर्चा कर रहे होते हम। सुकेश रंजन के आने के बाद ये बात बिल्कुल सही है कि जिस तरह से उसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, बहुत सारे मुद्दे पीछे छूटते हुए दिखाई दे रहे हैं। और एलजी साहब की बात यदि कर ले तो हम और आप जानते हैं कि रोजाना एलजी साहब के पास इस तरह के शिकायतों का पुलिंदा पहुंचता है। और टाइमिंग ये भी देखिए कि कब किस तरह से भारतीय जनता पार्टी कौन सा चिट्ठी पहले उसके पास पहुंचेगी और किस पर वो एग्रेसिव होकर के अपना वक्तव्य जारी करेगी, और दिन भर लगातार सुबह से लेकर शाम तक उसी की चर्चा होगी।
कार्रवाई हो नहीं हो, इससे आम आदमी पार्टी को कुछ लेना देना नहीं है। जो कार्रवाई करनी है वो भारतीय जनता पार्टी के लोग करेंगे, सीबीआई जांच होगी, ईडी आएगी या फिर एलजी साहब कागज आगे बढ़ाएंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि क्या देश की राजनीति अब इस स्तर पर चली गई है कि आज जिन चीज़ों पर चर्चा करनी चाहिए थी उसको उस पर से ध्यान भटकाने के लिए इस पे चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए? संजीव जी मेरी आपत्ति है इस पे, आप मीडिया को कह रहे हैं इस पे चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए भाई? नहीं मीडिया की बात, एक व्यक्ति आरोप लगा रहा है, आप कह रहे हैं कि बाकी मुद्दे छोड़ के इस पे चर्चा, और क्यों नहीं होनी चाहिए इस पे चर्चा? नीरज जी ये मीडिया के ऊपर तो आरोप है ही नहीं। मीडिया के सामने जो तथ्य आएंगे उस पे वो बात करेगी। आपके पास तो फिर और किस पे ऊपर आरोप लगा रहे? चर्चा तो हम ही लोग कर रहे हैं सामने। लेकिन आपके सामने, मेरी बात तो पूरी हो जानी थी, लेकिन आपके सामने इस तरह की बातें आई और ये बवाल निकाल के एक नया, एक ठगों के महाठग के द्वारा एक बात ले आकर के रखी गई, तब आप इस पे चर्चा करा रहे हैं। तो इसीलिए मैंने कहा कि टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण है और इस टाइमिंग के ऊपर जब गौर करेंगे तो आपको दिखेगा कि आपसे भी बहुत बड़े, जो मीडिया के लोग अपने आप को बहुत जानकार समझते हैं, उसे किस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपने ट्रैप में लेती है, मैं इसके बारे में चर्चा कर रहा था। दूसरी बात कि लगातार आज सुबह से जिस तरह से लोगों की निगाहें मोरबी की तरफ लगी हुई थी कि देश के प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं, जो विभत्स दृश्य हमने देखा था, शायद चर्चा इस पे हम लोग कर रहे होते कि देश के प्रधानमंत्री पहली बार जहां चित्कार मची हो, जहां लाशों का ढेर लगा हो, लोगों के घरों में हाहाकार मची हो, वहां किस तरह से अस्पतालों के रंग रोगन किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री बोल कुछ और रहे हैं और चेहरे का वेशभूषा कुछ और दिखाई दे रहा है। इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद पूरे हिंदुस्तान ने देखा कि संवेदनशीलता की बात मैं कर रहा हूँ, प्रधानमंत्री से इस मामले में बहुत मैं उम्मीद रखता हूँ और देखता हूँ बहुत ज़्यादा सेंसिटिव भी रहते हैं वो। तो किस तरह से एक तरफ हाहाकार मचा हुआ था और दूसरी तरफ वो चुनावी प्रचार कर रहे थे और वहां से संवेदनशील होने के लिए अब वो तमाम तरह की चीजें, गांव देहात में हम लोग देखते हैं कि बेटियों की जब शादी, अरे सत्येंद्र वाला आरोप आपको दमदार लगता है कि नहीं? पहले इस पे बताइए ना सर, आप इतनी लंबी भूमिका बना देना कि न्यूज का जो फॉर्मेट है ना, पहले खबर फिर भूमिका, इससे क्या फर्क पड़ता है? आम आदमी पार्टी के बोलने और नहीं बोलने से क्या इस पर जांच नहीं होगी? जांच तो होगी लेकिन हम तो ये कह रहे हैं कि ऐसे लोग जो ऐसे लोग भारतीय जनता पार्टी को बहुत सुहाते हैं, उनके लिए बड़े मुफीद होते हैं। समय समय पर ये लोग निकाल के रखते हैं। मुझे तो कभी कभी ऐसा लग रहा है, कुछ लोग हमें बता रहे थे कि शायद ये भी पवित्र होने वाले हैं। अब क्या किस तरह की डील हुई है? सुकेश जैन भी वहां से शायद गंगा स्नान करके बाहर निकलने वाले हैं। तो जब इस तरह की बातें हो, लंबी फेहरिस्त है, उत्तर से लेकर पूरब पश्चिम तक और पूरब से लेकर दक्षिण तक आप देखेंगे तो जो लोग भ्रष्टाचारी लोगों की श्रेणी में रहते थे, जिसमें भारतीय जनता पार्टी हमलावर हुआ करती थी, वो यदि भारतीय जनता पार्टी के खेमे में जाते हैं तो किस तरह से वो दूध के धुले और पाक साफ होते हुए दिखाई देते हैं। तो इस आधार पर बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ पक रहा है अंदर में। वो क्या पक रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के लोग बताएंगे। लेकिन क्या इतना बड़ा मसला हो गया ये कि उसने एक लेटर लिख दिया और उस पर इतना हमलावर हो गई भारतीय जनता पार्टी? वो एक जो ठग है, तो ये एक ठग के ऊपर मैं तो यही कहूँगा, मतलब वो ठग है इसलिए उसकी चिट्ठी की कोई वैल्यू नहीं है। एक ठग ने चिट्ठी लिख दी तो ऐसा क्या हो गया भाई? रुकिए सर, शिवम त्यागी, एक ठग चिट्ठी लिख देगा तो किसी को भी आरोपी मान लिया जाएगा? ये बड़ा अच्छा एक तरीका निकाल लिया है कि किसी एक ठग ने एक चिट्ठी लिखी और उस पर एकदम चढ़ गए। अब मेरे ऊपर भी आरोप लगा रहे हैं कौशिक जी की चर्चाएं आप लोग इस तक कर। मैं तो चर्चा सर उस पर भी कर रहा था जब इकोनॉमी को दुरुस्त करने के लिए नोट पे गणेश जी और लक्ष्मी जी की फोटो छापने की बात की गई थी, वो भी उस मुद्दे को छोड़ करके इधर ले आए थे, तो हमने उस पर भी चर्चा की 1 घंटा। हाँ, नहीं तो मैं नहीं, ट्रैप में नहीं ले सकता कोई सर, ये आप लोगों को गलतफहमी है। आवाज अड्डा कोई ट्रैप नहीं ले सकता है। आज का बड़ा मुद्दा ये है। लेकिन शिवम, असली सवाल है कि ये क्या है भाई? एक महाठग ने आरोप लगाया और उसको सही मान लिया जाए, उसके आधार पर इतना बवाल। नीरज जी, सबसे पहले तो मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि हिंदुस्तान की मीडिया में एक पत्रकार है सुकेश रंजन। तो आज क्या हो रहा है कि सुकेश चंद्रशेखर की जगह हर पत्रकार सुकेश रंजन जी कह रहे थे। मुझे लग रहा है उनको, अरे मेरे मुंह से नहीं निकला होगा भाई, मैं सुकेश चंद्रशेखर बोल रहा हूँ। सुकेश रंजन जी न्यूज़ 24 में बहुत अच्छे मित्र है मेरे, सुकेश चंद्रशेखर कह रहा हूँ। दूसरा, आप कभी नीरज जी दिल्ली आएंगे तो मैं आपको कानपुर लेकर चलूंगा। उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक दुकान है लड्डुओं की जिसका नाम है ठग्गू के लड्डू। अच्छा। उसकी पंचलाइन है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। ये पंचलाइन में ठग्गू के लड्डू वालों से स्पेशली रिक्वेस्ट करूंगा कि ये लाइन अगर किसी हिसाब से आम आदमी पार्टी वालों को मिल जाए तो उनका बड़ा भला हो जाए। अन्ना, शशि भूषण, प्रशांत भूषण, इसके अलावा आपके कुमार विश्वास, इसके अलावा आपके तमाम लोग और पूरी दिल्ली, योगेंद्र यादव, ऐसा कोई इनका सगा है ही नहीं जिनको इन्होंने ठगा नहीं। यहां आकर कह रहे हैं
कि ये तो ठग है इस वजह से, और ये कल ये भी भला हो जाएगा, ये भी बेहतर हो जाएगा, ये भी गंगा नहा जाएगा। कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा सर अगर इसका भला करना होता और इसको गंगा नहाना होता ना तो चिट्ठी का बम ना फड़वाते जेल से, उसको बाहर लाते, प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाते बीजेपी वाले, अगर उसको ऐसा लाना होता या उसके प्रति किसी की नर्म निगाह होती। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है और ये आधार निराधार तो है नहीं। अब से पहले 83 पुलिस वालों, जेल के प्रशासन वालों को तमाम चीजों में पकड़ा गया है और उनको सस्पेंड किया गया है, हटाया गया है। ये तो रिकॉर्ड है ना, इसका मतलब पैसा तो सिस्टम में आया है। अब एक और चीज बड़ा इंटरेस्टिंग मॉडल देखिए, मैं सारी चीजें लिख रहा था यहां पर। मैं तो अब तक ये सोच रहा था कि सत्येंद्र जैन को आम आदमी पार्टी वाले अपनी पार्टी से सस्पेंड क्यों नहीं कर रहे। सर इतना शानदार मंत्री, इतना शानदार कार्यकर्ता, अभी तो सच नहीं हुआ ना, आरोप है बैठकर जो जेल में नहीं हाँ मतलब जो जेल में बैठकर भी अपनी पार्टी को रेवेन्यू दे रहा हो, उसको जेल से निकालना ही क्यों है। जेल में रखो और जेल में रखने के साथ साथ मंत्री भी बनाए रखो, क्योंकि वो तो वहां से भी पैसा कमा कर दे रहे हैं सरकार को। वाह वाह, बहुत ही शानदार। इसके बाद लगातार कहा जा रहा है कि भाई ये जो चीजें हैं इनको इस तरीके से पूछा गया और इतनी बड़ी बात हो गई और ये तो डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही है बीजेपी। एक चीज बताइए नीरज जी, आपकी जानकारी के लिए नहीं, आपकी याददाश्त मुझे मजबूत करेंगे, दुरुस्त करिएगा आप। जब सत्येंद्र जैन गिरफ्तार हुए तब इन्होंने कहा था ये ध्यान भटकाने का काम है, ये ध्यान भटकाने का काम है, ये हिमाचल के प्रभारी हैं इसलिए इनको गिरफ्तार कर लिया गया। जब उसके बाद मनीष सिसोदिया पर कहा कि भैया शराब के घोटाले में कैसे कैसे किया जरा वो बता दीजिए, ये ब्रह्मांड के सबसे बेहतरीन शिक्षा मंत्री हैं इस वजह से इनको गिरफ्तार किया। आज जब सुकेश रंजन की चिट्ठी निकल आई और ये सब मामला चल रहा है, नहीं ये तो गुजरात में हारने वाले हैं। अरे भैया सीधी बात का सीधा जवाब दे दो। मतलब एक होता है ठग, ये तो इतिहास में पहली हिस्ट्री मैंने रखी है कि जो ठग है उसी के घर को ठग लिया इन्होंने, तो इनसे बड़ा ब्रह्मांड में ठग कोई नहीं, ये पार्टी ठग पार्टी है। और बड़ी सीधी सी बात है अंत में कि वो होंगे जो होंगे, गुजरात चुनाव बीजेपी हारे या जीते कोई मतलब नहीं है इस बात से, वो हिमाचल के प्रभारी थे या नहीं थे कोई मतलब नहीं है इस बात से, शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया ब्रह्मांड के सबसे बेहतरीन शिक्षा मंत्री है या नहीं है, इस बात से जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता। ठग के घर से ठगी की है, ये बता दो पैसे कहां से कैसे कैसे कितने कमाए हैं। और भैया उनकी बेल का, लेकिन शिवम ये चिट्ठी 1 महीने पहले लिखी गई सत्येंद्र जैन जी, लेकिन उनको निकाल लो अब भैया, बहुत हो गया। शिवम ये चिट्ठी 1 महीने पहले 7 अक्टूबर को लिखी गई, 8 अक्टूबर को एलजी को दी गई। तो अब तक ये चिट्ठी पे क्यों नहीं चर्चा हुई थी? एलजी साहब ने किसी को बताया नहीं था क्या कैसी एक चिट्ठी आई है? देखिए इसके डिफेंस में नीरज जी मैं सिर्फ आपको इतना ही कहूंगा, देखिए मैं हूं, आप हैं, कोई भी है ना। चुनाव ऐसा तो नहीं है कि गुजरात चुनाव अब से 4 दिन पहले से ही शुरू हुआ है और ये किसी को ज्ञान नहीं था और ये किसी को पता नहीं था कि वहां पर इस तरीके से इतना बड़ा हादसा हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा नहीं था भाई। ये चिट्ठी तो पहले भी इस्तेमाल हो सकती थी या अब से कुछ समय बाद में भी हो सकती थी, अब आ सकती है। मुझे लगता है कि इस देश में चिट्ठियों का इतिहास बहुत पुराना है। मुझे इस बात को देखकर एक केस याद आ गया, राम रहीम के केस में एक चिट्ठी सुप्रीम कोर्ट को भेजी गई थी और वो कब जाकर खुली और कब वो आधार बनी और कब वो जेल गए। फर्क है इन चीजों में। मेरा मानना है टाइमिंग का कोई सवाल नहीं है भैया। चोरी आज करोगे, कल करोगे, या चुनाव के समय करोगे या बाद में करोगे, शराब पहले पिलाओगे बाद में पिलाओगे, उसमें से लाखों करोड़ चुनाव के समय कमाओगे या बाद में कमाओगे, शिक्षा में घोटाला आज करोगे या कल करोगे, मसला घोटाला है। घोटाला, जवाब दीजिए ये पैसा कहां है और किस किसने खाया है। और मतलब क्या हो गया, अब को भी राज्यसभा बेचने लग गए क्या? वैसे ही बहुत सारी बातें कहते हैं, कुमार विश्वास के 100 करोड़ रुपए में वो राज्यसभाएं बेच दी और वो तमाम चीजें। देश के अपर हाउस का तो सम्मान रखो, इन ठगों से तो पैसे मत लो कम से कम। शिवम जी ब्रेक लेना है मुझे, बहुत सारी बातें चिट्ठी में लिखी गई हैं। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, गणेश जी आपके पास ही आएंगे तुरंत, आपके रंजन जी के और गुप्ता जी के पास बहुत सारे अभी भी सवाल हैं, क्योंकि केजरीवाल ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने ये भी कहा कि वो योगशालाएं वाली जो चिट्ठी है वो अप्रूव नहीं हो रही है, लाइट ऑन ऑफ ट्रैफिक सिग्नल वाली वो नहीं अप्रूव हो रही है। तो इन मसलों में थोड़ी बातचीत करेंगे, लेकिन मुद्दा तो ये है जिस पे चर्चा होनी चाहिए। छोटा सा ब्रेक, आते हैं वापस। फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। FNO मार्केट का हर एक्शन 2790 से चलकर 3006 के आसपास, अब इसमें 250 अंकों के आसपास का मूव देख चुके हैं। कॉल ऑप्शन ले या पुट ऑप्शन, 17550 का जो कॉल है वो 85 to 90 के आसपास खरीदारी कर सकते हैं। फिलहाल निफ्टी पे वेट एंड वॉच करना चाहिए। जानिए किन स्टॉक्स में होगी आपकी जबरदस्त कमाई।
3,300 के नीचे अर्ली क्लोज अगर आए तो आप शॉर्ट करके यहाँ पर जा सकते हैं। देखिए फ्यूचर एक्सप्रेस। बाजार शुरू होने से पहले कीजिए मुनाफे की तैयारी। जहां से कॉल राइटर्स बाहर निकल रहा है वहां पे बाय कर दीजिए और जहां पे पुट राइटर कन्विक्शन है वहां पे डिप पे बाय कीजिएगा। जानिए सेंसेक्स और निफ्टी की कैसी होगी चाल। बहुत बढ़िया मूव्स एंजॉय कर रहा है ये स्टॉक। ब्लैक पैटर्न का ब्रेकआउट, बाय 1210 तक की तैयारी। तो कौन से स्टॉक्स आपको बनाएंगे मालामाल? 590 के ऊपर खरीदेंगे, 580 के स्टॉप लॉस है, 620 के टारगेट के लिए। देखिए मुनाफे की तैयारी। टैक्स बचाने का हो टेंशन या फिर पेचीदे टैक्स नियमों की उलझन, अटका हो रिफंड या मुश्किल में फंसा हो आपका रिटर्न, हर मुश्किल सवाल का आसान जवाब है टैक्स गुरु, जहां आप ना सिर्फ अपना टैक्स बचाते हैं बल्कि हम टैक्स की उलझनों को सुलझाने के गुर भी आपको सिखाते हैं। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और आज आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली साहब। सर, आपका स्वागत है CNBC आवाज में। हमने देखा है कि विदेश में रहने वाले भारतीय स्वागत है एक बार फिर से आपका। और चर्चा हो रही है आज दिल्ली की। गुजरात से दिल्ली तक बहुत पारा गर्म हो रहा है इस समय। गणेश जी, आप ब्रेक से पहले इंटरवीन करना चाहते थे, आप बोलिए। और सिर्फ इसमें एक छोटा सवाल मैं जोड़ देता हूँ, फिर आप जवाब दीजिएगा। आप याद कीजिए जब पहली बार आपकी सरकार बनी थी, उससे थोड़ा और पहले जाइए, तो जो बात अभी अनुजा जी और लोग कहते हैं ना कि आप लोग वो दिखाते रहते थे फाइल, वो एक्चुअली इसलिए मैं कोट कर रहा हूँ कि बिल्कुल ये वैसी बात थी कि आपने किसी के ऊपर आरोप लगा दिए, उसके बाद साबित होंगे नहीं होंगे पता नहीं, गडकरी जी के ऊपर लगाए, जेटली जी के ऊपर लगाए, कांग्रेस के शीला दीक्षित जी के ऊपर लगाए, बहुत सारे नेताओं के ऊपर लगाते थे, और बाद में उनका हश्र क्या हुआ वो आप जानते हैं। बोलिए घनेश जी, बोलिए। हाँ, देखिए नीरज जी, मेरे को अभी जो सबसे बड़ा जो मेरे को दुख लग रहा है, दुख ये लग रहा है कि एक महाठग जिसने देश को ठग लिया, आज भारतीय जनता पार्टी उसकी कसम खा खा के कह रही है नहीं सुकेश चंद्रशेखर ठीक कह रहा है, सुकेश चंद्रशेखर से सच्चा आदमी कोई नहीं, उससे बड़ा हरीशचंद्र कोई नहीं है। इस तरीके का राजनीतिक दिवालियापन भारतीय जनता पार्टी का जो नजर आ रहा है दुखद है। भारतीय जनता पार्टी को ये जवाब देना चाहिए कि मोरबी में जो हादसा हुआ उसमें किसकी गलती थी, किसकी चूक थी, कौन सी प्रशासनिक चूक थी। और निश्चित तौर पर 150 लोगों की जान गई है और 40 छोटे छोटे बच्चों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। इतने बड़े हादसे के बाद तो गुजरात के मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सुकेश चंद्रशेखर की आरती उतारने पर लगी हुई है। उसको बता रही है कि उससे बड़ा होनेस्ट आदमी कोई नहीं, उससे बड़ा सच्चा आदमी कोई नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी को सुकेश चंद्रशेखर का सहारा लेना पड़ रहा है, जो बहुत मतलब गलत है, डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं। आप एक ठग पे विश्वास कर रहे हो जो आदमी जेल में। दूसरी भारतीय जनता पार्टी की साथी ने कहा, मैं इनको बता दूं कि जो जेल है, जेल का जो डीजी होता है वो दिल्ली पुलिस का सीनियर मोस्ट आईपीएस ऑफिसर होता है। जो सीनियर मोस्ट आईपीएस ऑफिसर होता है उसकी जो नियुक्ति होती है, अपॉइंटमेंट होती है, वो डायरेक्ट होम मिनिस्टर करता है। और भारतीय जनता पार्टी किसको टारगेट कर रही है मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि डीजी जो जेल है वो सीनियर मोस्ट आईपीएस ऑफिसर है, दिल्ली पुलिस का सबसे बड़ा ऑफिसर है, जिसकी अपॉइंटमेंट डायरेक्ट होम मिनिस्टर करते हैं। उसमें दिल्ली सरकार का कोई लेना देना नहीं। सबको पता है कि दिल्ली की सर्विसेज वाला जो मामला है वो एलजी साहब के पास है। एलजी साहब को जो होम मिनिस्टर साहब कहते हैं उसी हिसाब से अपॉइंटमेंट होती है। तीसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के लोग जो बार बार कह रहे सत्येंद्र जैन साहब वाला, सत्येंद्र जैन साहब, मैं नहीं कह रहा, बाकायदा कोर्ट ने कहा है कि सत्येंद्र जैन साहब विदाउट गिल्टी पनिशमेंट है। पिछले 4.5 महीने से सत्येंद्र जैन साहब को गलत केस में डाला हुआ है जेल में, और उसके बाद हॉनरेबल हाई कोर्ट ने बाकायदा इस बात की पुष्टि करी है। जमानत क्यों नहीं मिल रही? जमानत क्यों नहीं मिल रही? सुन तो लीजिए। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने सत्येंद्र जैन साहब के खिलाफ जो पीएमएलए एक्ट के अंदर जो एफआईआर रजिस्टर्ड हुई थी उसको कैंसिल करने का, उसको निरस्त करने का आदेश दिया है। और सत्येंद्र जैन साहब वाले मामले में अगर आपको ध्यान होगा, ईडी जो है, ईडी ने बाकायदा पहली बार कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी वो कोर्ट में जाती है, जब बार बार कोर्ट कहती है कि सत्येंद्र जैन साहब के खिलाफ एविडेंस लाओ। अरे सर, तो आप लोग कोर्ट से ये क्यों नहीं कहते कि सर जी जब कुछ है ही नहीं है इनके खिलाफ तो जमानत दे दीजिए? जमानत क्यों नहीं देते? अरे सर, मैं क्या कह रहा हूँ नीरज जी, कोर्ट चेंज करवा दी, वही तो मैं आपको बता रहा हूँ। नहीं, वो मुझे मत बताइए, आप कोर्ट को बताइए कि सर ये ईडी के पास कुछ नहीं है, सीबीआई के पास कुछ नहीं है, हमको जमानत दीजिए। अब ईडी ने जाके कोर्ट चेंज करवा दी, ऑनरेबल हाई कोर्ट के ईडी को कहने के बाद भी, आदेश करने के बाद भी
कि पीएमएलए एक्ट के अंदर जो जो ऑफेंस सत्येंद्र जैन साहब के खिलाफ लगा है, नहीं ये वाला तर्क ना जो आम आदमी पार्टी या किसी भी दल का, इवन इधर शिवसेना वाले देते थे कि देखिए कोई केस नहीं, तो जमानत ले लीजिए ना सर, फिर हाई कोर्ट या कोई भी कोर्ट जमानत नहीं देती उसमें। सत्येंद्र जैन साहब बिल्कुल ईमानदार आदमी है, और मैं फिर कह रहा हूँ आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदारों की पार्टी, कट्टर देशभक्तों की पार्टी है, और भारतीय जनता पार्टी जो बिल्किस बानो के हत्यारों को जेल से छोड़ती है, जो बिल्किस बानो जी रुकिए, समय सर कम है, अब इसमें सबको बात करें। अनुजा जी बताइए, एक कट्टर ईमानदार पार्टी के ऊपर आप लोग इस तरह, घनेन्द्र जी रुक जाइए, कट्टर ईमानदार पार्टी के ऊपर इस तरह का आरोप लगा रहे हैं, और एक महाठग जिसने इतने करोड़ों ठेके किए, ठग किया, उसकी बात पर आप लोग यकीन कर रहे हैं? घनेन्द्र जी शांत, अनुजा जी को जवाब देने दीजिए। हाँ जी, अब सवाल दोबारा पूछिए, बोलते चले जा रहे हैं, मुझे आवाज नहीं। अरे घनेन्द्र भारद्वाज जी सर, दूसरे को बोलने का मौका दीजिए महाराज। अनुजा जी, मेरा सवाल यह है कि एक कट्टर ईमानदार पार्टी को, जैसा घनेन्द्र जी कह रहे हैं, उसके ऊपर आप आरोप लगा रही हैं एक महाठग के कहने पर। देखिए, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि ये इस तरीके से बार बार, जब सबके सामने सिचुएशन है, वो भी जेल के अंदर, सत्येंद्र जैन जी भी जेल के अंदर, तो रीजन है तो दोनों जेल के अंदर है ना, दोनों ठगी हैं, तो इस बात को इनको इतना रोना क्यों आ रहा है? मान लीजिए ना, आप ही के तो लोग हैं, मान लीजिए आपको इतना परेशानी क्यों है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। अरे आप मुझे बताइए ना कि सुकेश जो है वो आपका ही आदमी है, आप दोनों का आपस में भाईचारा है। अब सुकेश अगर आपका आदमी है, वो आपको 50 करोड़ दे, वो आपको 10 करोड़ दे, आप सत्येंद्र जैन अंदर मालिशें करवाए, अपनी बीवी से मिले, वो किसी से भी मिले, तो ये आपको देखना है ना कि ये डेकोरम क्या है, ये आप क्या एग्जांपल सेट कर रहे हैं। ये आप देखिए, आप दूसरों के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, आपका खुद का टेंटेड मिनिस्टर अभी तक अपॉइंटेड है कैबिनेट मिनिस्टर में। अरे घनेन्द्र जी भाई, एक एक करके प्लीज। मैं कह रहा हूँ अमित शाह 4 साल जेल में रहते हैं, इनको ये बता दो। ये आम आदमी पार्टी जवाब देगी और आप देते रहिए जवाब। जनता सब जानती है सुकेश कौन है, सत्येंद्र जैन कौन है, दोनों के बीच में क्या चल रहा है, और अभी तक दोनों इस वक्त जेल के अंदर है। एनकाउंटर में अमित शाह जेल में क्या है, अमित शाह को तड़ी पार कर दिया था, जेल में रहने तक तो गुनाहगार होता है, तो अमित शाह पीछे हैं, अमित शाह का गुनाहगार नहीं है। हमें बताने की जरूरत नहीं है इसके अंदर, हम तो वो दिखा रहे, तो अरविंद केजरीवाल जी जी रुकिए, दोनों लोग रुकिए, हरशंकर जी के पास चलते हैं। गुप्ता जी सर, आपके लिए दुविधा की समस्या है, मतलब बहुत मुश्किल है कि आप किसकी आलोचना करें, है ना? नहीं नीरज जी, देखिए बात ये है, ऐसे तो कोई समस्या का हल नहीं होगा। हाँ, और मैंने तो आपको शुरू में ही कह दिया कि पूरा देश जो है ठगों के बीच में फंस गया है। हर आदमी अपने तरीके से लोगों को ठगने की कोशिश कर रहा है, कुछ लफाजी करके ठग रहे हैं। सर, जब पूरा देश कहते हैं ना, तो उसमें फिर आप भी शामिल हो जाते हैं। कुछ केजरीवाल जी जैसे हैं, मां ठग हैं, जो आरोप लगाते रहे, आपने भी ठीक ही कहा, आरोप लगाते रहे, उसके बाद कुछ मिलता नहीं है, तो अब उनको किस बात का दर्द है? अगर दूसरा आदमी कोई उनके ऊपर आरोप लगा रहा है तो उनको तो दुख नहीं होना चाहिए। मोरबी बीच में कहां से आ गया? मोरबी का जो हादसा हुआ है उसको अलग रखें, उसके साथ में दुख संवेदना अलग से व्यक्त करें, लेकिन ये सब केजरीवाल जी का पुराना तरीका है, लोग समझ चुके हैं इस बात को, और उनकी मंशा को, उनकी नीयत को, चाल चरित्र, चेहरा लोगों के सामने स्पष्ट दिखाई देता है। तो मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहता हूं कि इस बहस में कुछ निकलने वाला नहीं है। जो बात एक बार कह दी गई है, बार बार उसी को रिपीट करके लोग बताने की कोशिश कर रहे हैं। सुकेश, मैं दोबारा से बोलना चाहता हूं, सुकेश चंद्रशेखर जो है वो एक कॉनमैन है, उसकी क्रेडिबिलिटी 0 है, उसकी बात का कोई विश्वास नहीं करना चाहिए और ना कोई कर सकता है। अब सवाल यह है कि भाजपा वाले, मुझे समझ में नहीं आता क्यों इतना अपने ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं जी, क्यों बार बार उसके साथ में अपने आप को जोड़ के कि साहब सच है, कुछ तो कहा होगा जरूर। अब उसने चिट्ठी लिखी है, एलजी तक पहुंचाई है, तो सच तो होगा ही। अब क्योंकि उनको सूट करता है ये बात, उनकी हक में जाती है सत्येंद्र जैन के खिलाफ में, लेकिन राजनीति को गंदा मत करें, राजनीति को गंदा मत करें, इस ढंग से जहर मत घोले राजनीति के अंदर। शिवम, हम केजरीवाल के साथ नहीं है इस मुद्दे पर, हम केजरीवाल के साथ नहीं है। मैं तो कह चुका हूं कि सत्येंद्र जैन तो इतने गलतियां कर चुका है, इतने घोटाले स्कैम कर चुका है कि उसके खिलाफ में ये काफी है।
जी, मैं शिवम के पास जाऊं उससे पहले मैं एक जनरल सी बात रखना चाहता हूं दर्शकों के लिए। देखिए, कोई आरोपी कह रहा है इसलिए उसकी बात सही नहीं हो सकती, ये कानून की नजर में सही नहीं होता। यहाँ पे डिबेट में बैठ के हम सब लोग यही बोलते रहते हैं परसेप्शन पे। अरे एक मिनट सुनिए ना गुप्ता जी, आपका तो मैं वक्तव्य सुनता रहता हूँ, सुनिए ना सर, का भी कोई भरोसा नहीं है, आप क्या कहते हैं? सुन लीजिए। बीजेपी के उससे बाहर आइए ना। मैं बीजेपी के एजेंट हूं ना, आप ये कहना चाहते हैं? अरे भाई साहब एक मिनट सुन लीजिए गुप्ता जी, आप राजनीतिक विश्लेषक के रूप में बैठे हुए हैं। गुप्ता जी सुन लीजिए, बैठे हुए हैं क्या? ध्यान से सुन लीजिए जो मैं कह रहा हूं। अदालत की जो कार्रवाई होती है, जो उसके अंदर प्रूफ रखे जाते हैं और जो टीवी डिबेट नहीं, ऐसा है सर। हेडली का नाम सुना आपने? आतंकवादी था, उसकी गवाही पे कितने लोग पकड़े गए और कितने अपराधियों की गवाही पे लोग पकड़े जाते हैं। इसलिए ये मान लेना कि फलाने जी कॉन्वेंट, मैं ये नहीं कह रहा कि कॉन्वेंट सही बोल रहा झूठ, मैं इस पर जा ही नहीं रहा हूं, लेकिन उसने कहा इसलिए वो झूठ ही होगा, ये अदालत में साबित करना पड़ता है सर। मैं सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, लीगल टर्मिनोलॉजी में लीगल जो लॉ है एविडेंस का वो डिफरेंट है और अड्डा या किसी चैनल की डिबेट की बातें अलग होती हैं। मैं सिर्फ ये बात हाईलाइट करना चाहता हूं दर्शकों की जानकारी के लिए कि आप अदालत में जाएंगे तो प्रूफ लेके जाएंगे। ये नहीं कि सुकेश ने कहा इसलिए वो गलत ही होगा और फलाने जी कह रहे हैं इसलिए वो सही होगा, ये नहीं चलता अदालत में। एनीवे, खैर शिवम जी जवाब दीजिए। नीरज जी, वो हेरा फेरी में परेश रावल कहते हैं कि उठा ले रे बाबा, ये मुझे वही वाला याद आ गया, उठा ले रे बाबा। कांग्रेस वाले भी बताइए ठगी पर लेक्चर दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को, जिनकी पूर्व पार्टी अध्यक्षा बेल पर, कथित अध्यक्ष बेल पर, चिदम्बरम जी बेल पर। सारे कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक अगर करोगे तो तिहाड़ करनी पड़ेगी अगर सारे कोई बेल कैंसिल हो जाए आज। ये ठगी पर बता रहे हैं, देश को ठग लिया 58 सालों तक। दुनिया के चुनिंदा सबसे पैसे वाले पॉलिटिशियंस में आपकी पूर्व अध्यक्षा और उनका परिवार, और ये हमें बता रहे हैं कि ठगी हिंदुस्तान में जो है कौन करता है, और ठगों के साथ भारतीय जनता पार्टी है। लाखों करोड़ की संपत्ति बनाकर देश को लूटकर कम से कम ऐसा तो ना कहें। दूसरी बात, मैं आपकी बात से 100% सहमत हूं, ठग सही कह रहा है गलत कह रहा है वो कोर्ट तय करेगा, लेकिन उसका लाइन ऑफ एविडेंस की अगर मैं बात करूं तो जो जेल प्रशासन है उस पर इस तरीके के आरोप लगे हैं, लोग वहां पर सस्पेंड हुए हैं, तो उसकी बातें कतई निराधार हैं, वैसा बिल्कुल नहीं है। आगे विषय जांच का है, लेकिन मैं फिर से वही कहना चाहूंगा, जिस बात से, जिस चीज को, जिस आर्ट को आम आदमी पार्टी मास्टर कर चुकी है कि चीजों को भागने का। हम पूछ रहे हैं सुकेश के बारे में, वो आकर आगे कहते हैं अरविंद केजरीवाल, अरे योगा क्लासेस बंद कर दी, चाहे मुझे भीख भी मांगनी पड़े मैं योगा क्लासेस तो चलाऊंगा दिल्ली में, भीख मांगने की जरूरत नहीं है सर। अरविंद केजरीवाल जी 30 करोड़ का वो स्विमिंग पूल ना बनवाते तो वो तो योगा क्लासेस जब भी चलती रहती। हर बार जो चार्टर लेकर 50 लाख रुपए एक्स्ट्रा पे कराते हो पंजाब सरकार की जेब से, वो मत पे कराओ, योगा क्लासेस चलती रहेंगी। सवाल का जवाब नहीं देते हैं बार बार। सुकेश वाले मामले में आपने मदद की, उस पर कहता है तो क्या आप इस बात को लेने को तैयार हैं? अगर आपके मिनिस्टर की या आपकी पार्टी की छवि खराब आ रही है तो कर दीजिए ना डेफेमेशन केस, जैसे गडकरी जी ने कर दिया था और फिर दंडवत आप लोटम लोट होकर माफी मांग कर आए थे, कर दीजिए केस। मैं तो कहता हूं संबित पात्रा जी ने किया है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस, सबसे पहला केस उन्हीं पर कीजिए कि वो हमारी पार्टी को डिफेम कर रहे हैं, लेकिन आपको पता है आप चोर हैं और आप उस लाइन में जवाब नहीं देते। गुजरात चले जाएंगे, मोरबी चले जाएंगे, शिक्षा चले जाएंगे, स्वास्थ्य चले जाएंगे, ये छोड़िए, पॉइंट पर जवाब दीजिए। और अगर गलत है भारतीय जनता पार्टी या फिर उनके प्रवक्ता, हो गया सर, संजीव जी के पास जाएंगे। जी संजीव जी। नीरज जी, मूल बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी यदि वो ये सोच रही है कि इस महा ठग के छाते के नीचे उन सारे सवालों के बौछारों को वो झेल लेगी, जिससे गुजरात मॉडल की पोल खुलती हो, जिससे भारतीय जनता पार्टी की कार्यप्रणाली की पोल खुलती हो, इनके जो निजीकरण के जो तरीके हैं उसका पोल खुलता हो, 150 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई हो, वो लोग सवाल करेंगे, तो मुझे लगता है कि देश की जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि इनके इस तरह के ट्रैप में फंसने वाली है। वो सब बात समझ रही है और वो सवाल का जवाब लेके रहेगी कि क्यों नहीं आपसे इस की बातें की जाए और क्यों नहीं आपको इस पर जवाब देना चाहिए। सवाल यह है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ये एक नया सुकेश महाठग की बात को लेकर के और आम आदमी पार्टी पर हमलावर है, हो नहीं हो वो जांच कराएगी। मैं बार बार कह रहा हूं कि वो जांच कराएगी, जो प्रक्रिया है वो प्रक्रियाएं होंगी। ये लगातार रोजाना एक लंबी फहरिस्त आ जाती है सुबह में राज्यपाल साहब के पास और एक चिट्ठी निकाल के वो बीजेपी को दे भी देते हैं, उस पर चर्चा भी कराते हैं। मूल सवाल ये है कि
इस तरह की राजनीति क्या देश के लिए बेहतर है? देश के लिए नीचे ले जाने वाली राजनीति नहीं है क्या? मूलभूत चीज़ों से भटकाने की राजनीति नहीं है? यदि 25 साल से ज़्यादा हो गए आपको गुजरात में यदि काम करते हुए, तो गुजरात में आपके लिए मजबूती के लिए या अपने आप को स्टैब्लिश करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, उस पर बात कर सकते हैं। लेकिन आपकी कलई उतरती हुई नजर आ रही है, जिसकी वजह से आप दाएं बाएं इधर उधर की बातें कर रहे हैं। देश की जनता को जवाब आपको देना होगा। अनुजा जी, देश की जनता को जवाब देना होगा। इनकी आवाज, सबकी आवाज मुझे आ नहीं रही। आप बस दोबारा से क्वेश्चन रिपीट कीजिए। देश की जनता को जवाब देना होगा। संजीव कौशिक जी ये पूछ रहे हैं, आप लोग मुद्दों से भटक जाते हैं। देखिए, हम लोग कौन से मुद्दों से भटके मुझे नहीं मालूम। जो मुद्दा है उस पर बात हो रही है। आज आप मुद्दे पे ही तो बैठे हैं और आज भाजपा का प्रवक्ता बैठा है आपके सामने, तो कौन से मुद्दों से भटके हैं हम? आज तक सारे मुद्दे जो भी हम लाए हैं उस पर हमने बात करी है और मुझे लगता है कि जिन मुद्दों पे बात करनी चाहिए वो सब बातें कर रहे हैं। ज्यादा लोगों की जान चली गई, आपने तय किया कि किसकी वजह से ये जान चली गई? आप जिस कंपनी के ऊपर कार्रवाई करते हैं उस सीट पर बैठे हुए लोग भारतीय जनता पार्टी के अपने लोग हैं, उस पर कार्रवाई नहीं करते हैं। आप कलर ग्रेड के लोगों को जो टिकट काटते हैं। मैं इस पे कोई जवाब नहीं दूंगी। पॉलिटिक्स कौन पॉलिटिक्स कर रहा है? देश की जनता देख रही है कि आप इस मामले में कहां चुप्पी साध रहे हैं और भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। इतने लोगों की जानें चली गई और आप चुप्पी साध के यहाँ बैठी हुई हैं और आप सुकेश चंद्रशेखर पर बात कर रही हैं। आप नहीं दीजिए जवाब, आपके पास जवाब ही नहीं है। मुझे 150 लोगों की जान कैसे चली गई, इस पर आपके पास भाई समय एकदम समाप्त हो रहा है। आप लोग अपनी बारे में क्यों नहीं बोलते? कर रहे हैं, मुझे दुख है इस बात का। मैं इस पे कोई जवाब नहीं दूंगी। मेरा मन बहुत विचलित है उस पे। मैं बात नहीं करूंगी। मैं सॉरी, आई थैंक। समय समाप्त हो गया है। मैं इस शो को वाइंड अप करूंगा। देखिए, दुखद घटना है जो गुजरात में हुई है और उस पर हमने कल 1 घंटे की लंबी चर्चा भी की है। ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए और एक संवेदनशीलता का स्तर डेफिनेटली होना चाहिए। मुझे ध्यान है कि दिल्ली में भी एक बाज़ार में बहुत बड़ी आग लगी थी। ऐसा कई राज्यों में होता रहता है जिसको सिस्टमिक तौर पे ठीक करने की ज़रूरत है। ऐसा सिर्फ एक जगह नहीं हुआ, बहुत सारे राज्यों में दुर्घटनाएं होती जिनसे हमें सीखना चाहिए कि कैसे इसको ठीक करें। दूसरा एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके की राजनीति अब हो रही है, जिस तरीके के आरोप प्रत्यारोप चलते हैं, इसमें बहुत मुश्किल है कि हम लोग किस तरीके से इन चर्चाओं को कंक्लूड करें, क्योंकि ये सिलसिला आरोप लगा देना उसके बाद भाग जाना, उसके परिणाम आते नहीं कि हमारे यहाँ बहुत लेट से सारे प्रक्रियाएं चलती रहती हैं। तो ये भी एक बड़ा सवाल है कि क्या सिर्फ आरोप लगा देना ही काफ़ी है या उन आरोपों की को एक लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुँचाया जाए जिससे पता चल सके। ये ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो हमारी राजनीति के इर्द गिर्द मंडरा रहे हैं और इसी को मुझे लगता है कि बहुत सेंसिटिविटी के साथ डील करने की ज़रूरत है आज। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबसे हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखते रहिए सिंधी से आवाज़। पापा को ब्रेवरी मेडल मिला है। ही इज अ मेजर इन आर्मी।